हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम है आप लोगों का 14 दिसंबर को। तो ईवीएस एनसीईआरटी की क्लास है दोस्तों। आज हमारी क्लास सेकंड है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% यहीं से आने वाले पेपर है। तो आप लोग ये गलती मत कीजिए, इस क्लास को आप लोग इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो यकीन मानिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, उसके साथ साथ इस क्लास को ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। और लाइव दोस्तों 7:30 PM पर डेली चलते हैं, तो आप लोग इस क्लास में आकर जरूर जुड़िए, है ना। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा क्वेश्चन कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और कल की क्लास आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ना। कल की क्लास आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और मेरा टारगेट यही है कि आपको 30 में 30 नंबर ज़रूर दिलाऊं। 30 में 30, तो इसलिए मैं, चाहे वो सीडीपी हो, है ना, सीडीपी हो, ईवीएस हो एंड हिंदी, ये तीनों क्लास मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, है ना। और लास्ट मोमेंट पर मैं मैराथन भी क्लास लूँगी। तो बस आप लोग अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए इस चैनल पर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। और चलिए फटाफट इसको लाइक कर दीजिए। इस सेशन को आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। जो भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उन तक इन वीडियो को आप पहुँचा दीजिए और हम आपकी कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो चलिए, स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन को, है ना। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि घड़सीसर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सही उत्तर का चयन करना है आपको, क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, नॉट पूछा गया है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब जाकर इसका रिप्लाई करना है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि जैसलमेर राजा घड़सी ने इसे बनाया था। यह लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। यह तालाब आज भी प्रयोग में है। अब आज इसमें आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए, निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको निगेटिव आंसर देना है। देखिए, जैसलमेर जो है, जैसलमेर राजा खड़सी ने बनवाया था, ये ऑप्शन सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनवाया गया था, ये भी ऑप्शन सही है। यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन यह तालाब आज भी प्रयोग में है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसलिए निगेटिव पूछा गया है आपको नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। क्योंकि निगेटिव पूछा गया है, तो नहीं का आंसर नहीं ही होगा। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। देखिए, ये जो घड़सीसर है दोस्तों, जो बताया गया था तालाब आज भी प्रयोग में है, तो इसका उपयोग पहले की तरह नहीं किया जा रहा है ना। ये इस तालाब का जो प्रयोग है वो पहले की अपेक्षा नहीं किया जा रहा है, पहले की तरह नहीं किया जा रहा है। लेकिन यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है, तो इसलिए यहाँ पर चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना है। ऐसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी टाइप के सीटेड क्वेश्चन पूछने लगा है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर कथन और कारण को अच्छे से समझना है ना। कथन और कारण जब तक आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे, तब तक आप इसका रिप्लाई नहीं दे पाओगे, इसका आंसर। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, कथन क्या है। अब कथन ये है कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। कारण कहता है अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अधिक ऊंचाई पर पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन कहता है कि दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या आर और ए और आर दोनों सही है? आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है। चलो आगे देखते हैं। दोनों ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा है ए सत्य है, आर असत्य है। और चौथा कहता है कि ए असत्य है, लेकिन आर सत्य है। देखिए, इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ। समुद्र तल पर खाना पकाना आसान होता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव जो होता है ना, वायुमंडलीय जो दबाव होता है वो कैसा होता है। वायुमंडलीय जो दबाव होता है दोस्तों, दबाव वो कम होता है। कम दबाव के कारण पानी का उबलने का जो तापमान भी होता है, टेम्परेचर, वो भी तापमान भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए ऊंचाई पर खाना पकाना मुश्किल होता है। ऊंचाई पर खाना पकाना मुश्किल है। ऊंचाई पर खाना पकाना क्या है, तो मुश्किल है दोस्तों। क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला तो सही है, लेकिन आर असत्य है, क्योंकि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, नहीं, अधिक ऊंचाई पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए ए सत्य है और आर असत्य है। क्लियर। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हो,
निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम है? ए कहता है कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। अब आपको बताना है कि ए, बी और सी होगा, बी और सी होगा, ए, बी और डी होगा, या फिर ए, बी, सी और डी होगा। बताइए। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि तो होता है ना, वनोन्मूलन के परिणाम होते हैं। जैसे कि अगर हम जंगल की कटाई करेंगे तो जंगल की कटाई से वायुमंडलीय तापमान बढ़ता है। क्या होता है? वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ जाता है ना। इसमें बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है, ना कि वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ता है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी होती है और जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता दोस्तों, जैव विविधता कम होती है ना। ये सभी बातें जो होती हैं वो जलवायु परिवर्तन में मदद करती है, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की होने की संभावना वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ए, बी और डी सही होगा, लेकिन भौम जल स्तर में वृद्धि नहीं होती, इसमें कमी होती है ऑप्शन। तो ए, बी, डी सही होगा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्योंकि मैं की द पॉइंट आपको डिस्कस कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को लाइक करो और शेयर भी करो। जो भी आपके दोस्त हैं, है ना, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की, DSSB है ना, सीटेट है, DSSB है, तो और KVS है, जो भी इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM क्या होगा? क्योंकि 7:30 PM पर आप लोग देखते हो ना हमारी क्लास होती है ना, 7:30 PM पर हमारी क्लास होती है। तो आप लोग को बताना है कि भारत में 7:30 PM है, उसी दिन 2 PM कब होगा? कहाँ पर होगा? ढाका में होगा, कराची में होगा, लंदन में होगा, या फिर जापान में होगा? देखिए अगर मैं बात करती हूँ तो लंदन में होगा। क्या होगा? लंदन में। कहाँ पर होगा दोस्तों? लंदन में। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। देखिए लंदन जो है, लंदन भारत से 5 घंटे 30 मिनट पीछे है। तो लंदन में समय शाम अगर 7:30 बजे है, अगर 7:30 है लंदन में, है ना, तो 7:30 में 5:30 माइनस कर दोगे तो 2 बजे होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंदन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVS में पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट इन EVS मीन्स मानव निर्मित पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, या फिर सांस्कृतिक पर्यावरण है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा, क्योंकि EVS ये मानव निर्मित पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है और सांस्कृतिक पर्यावरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। हाक इज ए लीफली वेजिटेबल कॉमनली यूज्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स। हाक एक पत्तेदार सब्जी है जिसका प्रयोग आमतौर पर फिल इन द ब्लैंक्स में किया जाता है। बताइए, ये केरल का व्यंजन है, गुजराती व्यंजन है, राजस्थानी है, या फिर कश्मीरी व्यंजन है? हाक एक पत्तेदार सब्जी है जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आमतौर पर कहाँ पर किया जाता है? चलिए बताइए, जिसका उपयोग आमतौर पर कहाँ पर किया जाता है? हाक की बात करते हैं दोस्तों, तो ये है एक कश्मीरी व्यंजन है। क्या है? ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है, कश्मीरी व्यंजन है ना, कश्मीरी व्यंजन। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलो जी आगे देखते हैं। इट इज ए सोशल कॉन्कर्न दैट सीवेज इन मेनी सिटीज इन इंडिया इज स्टिल। क्या एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मल जल अब भी है? तो मल जल अब भी मशीनों के द्वारा साफ किया जाता है, मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है, या फिर सबसे अच्छी सुविधा है, या फिर निजी कंपनियों के स्वामित्व में है? बताइए। यह एक सामाजिक चिंता का विषय है, कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अब भी क्या, मलजल अब भी क्या, मलजल अब भी काहे से सफाई होती है? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक सामाजिक चिंता का विषय है कि भारत में बहुत से शहरों में मलजल अभी मैला ढोने वालों के द्वारा हाथ से सफाई की जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पीपल फ्रॉम विलेज माइग्रेट टू सिटीज़ एंड टाउन्स। लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं। क्यों? लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित होते हैं क्यों? बेहतर स्वच्छता और खुली जगह के लिए। ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है। आगे देखते हैं ऑप्शन। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए, या फिर बेहतर गुणवत्ता का जल तथा सामाजिक नियमों के लिए। बताइए, लोग गांव से शहरों और कस्बों की ओर स्थानांतरित क्यों होते हैं? तो मेरा मानना यह है कि बेहतर स्वच्छता तथा खुली जगह के लिए। ये तो नहीं होगा, क्योंकि गांव में तो खुली जगह होती है, शहर में कहाँ होती है। बेहतर गुणवत्ता की वायु तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, गुणवत्ता और की वायु, ये भी नहीं होगा। बेहतर गुणवत्ता का जल और सामाजिक नियमों के लिए, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेहतर रोजगार के अवसर तथा शैक्षिक सुविधाओं के लिए। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो लोग हैं वो गांव से शहरों और कस्बों की ओर जा रहे हैं, इसका कारण ये है कि बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। लोग शिक्षा के लिए भी शहरों की ओर स्थानांतरित होते हैं। शहरों में शैक्षिक सुविधाएं बेहतर होती हैं। गाँव की अपेक्षा जो शहरों में शैक्षिक सुविधाएं हैं वो बेटर है, इसलिए लोग गाँव से पलायन करके शहर और कस्बों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम शहरी क्षेत्रों में यह देखते हैं कि अधिकांश कुएं जो लगभग 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, कब? 40 वर्ष पूर्व पानी भरने के लिए उपयोग किए जाते थे, अब सूख गए हैं। इन कुओं का पानी के सूखने के नीचे दिए गए संभावित कारणों पर विचार करना है आपको। बताइए, कोई भी कुआं का उपयोग करना नहीं चाहता है क्योंकि सभी घरों में टोटियां लगी हैं। आगे देखते हैं। लोग विद्युत मोटर द्वारा भौम जल खींचना पसंद करते हैं। ये तो मुझे सही लगता है, लेकिन हर घर में टोटियां, ये तो नामुमकिन है। पेड़ों, कुओं और आसपास की जमीन को अब सीमेंट कोलदार द्वारा ढक कर वातावरण को साफ बना दिया गया है। ये भी मुझे समझ आ रहा है। जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। उन स्थानों पर ऊंचे भवन देखे जा रहे हैं। ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर दोस्तों बी सी डी सही है और ए गलत है। देखिए, बी और सी डी कहाँ है? तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, बी सी डी। ठीक है, क्योंकि हर घर में टोटियां तो संभव नहीं है ना। हर घर में भाई, बहुत सारे गांव में लोग गरीब भी हैं, उनके घर में हर घर में टोटियां तो है नहीं है। हाँ, लोग जो नल है ना, लोगों के पास अगर नल है तो उसमें उन्होंने क्या किया है, तो वहाँ पर विद्युत मोटर का प्रयोग कर रखा है ना। और पेड़ कुओं की आसपास की जो ज़मीन है उसको सीमेंट के द्वारा ढककर वातावरण को साफ कर दिया गया है। और जहाँ पर पहले तालाब होता था, वर्षा का पानी वहाँ पर इकट्ठा होता था, वहाँ पर लोग अब क्या कर रहे हैं, बंजर ज़मीन में अपना घर बनवा रहे हैं, है ना। वहाँ पर घर है, फैक्ट्री है, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो यहाँ पर बी सी डी ये तीनों ऑप्शन राइट है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या? When we burn fuels we get only light energy, heat and light energy, mechanical and light energy, light and sound energy। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल प्रकाश ऊर्जा होगा, ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा होगा, यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा होगा, या फिर प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा होगी। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीट एंड लाइट एनर्जी। हीट एंड लाइट एनर्जी, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीट और लाइट एनर्जी। चलो जी आगे देखते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशंस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली आर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश, जैसे गुजरात है तो गुजरात हमारा किस धार है, पश्चिम में है। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियाँ क्या हैं? बताइए, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम होगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम होगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व होगा, या फिर उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। आप देख सकते हो ये है पूरब है ना, सॉरी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। तो यही सब यहाँ पर समझो गुजरात है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश है ना, और आंध्र प्रदेश नीचे है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको हिंट्स दे रखा है। देखिए दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है ना वो उत्तर पूर्व में है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दक्षिण पूर्व में कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व में है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच कॉलम ए और कॉलम बी, आपको मैच करना है कॉलम को, है ना, कॉलम जो है इसको मैच करनी है आपको। देखिए स्तंभ ए स्तंभ बी का मिलान करना है, स्तंभ ए देख लेते हैं और स्तंभ बी को। जीरा, केसर, मिर्च, लौंग। आपको बताना है जीरा कील की तरह होता है, केसर दक्षिणी अमेरिका से उत्पन्न है, मिर्च पीले रंग का है, लौंग छोटा परंतु खुशबूदार। देखिए मेरा मानना है, मेरा नहीं आपका भी मानना होगा, जो जीरा है दोस्तों, जीरा ये देखिए जो जीरा है ये छोटा है परंतु बहुत ही खुशबूदार होता है। और केसर जो होता है वो पीले रंग का होता है, मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति हुई मिर्च की, और लौंग जो होता है वो कील की तरह होता है। अब चलिए मिलाइए, जीरा ए का चौथा, ए का चौथा किस में है जी, पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा देखिए ए का चौथा हो गया, बी का पहला, बी का केसर, केसर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ए का चौथा दो में है, सॉरी सॉरी सॉरी, और देखिए ए का चौथा इसमें से फोर में है और सेकंड में भी है, तो ए का चौथा सही है। हाँ तो पहला और तीसरा गलत है ना, ए का चौथा, और बी का केसर है, केसर पीले रंग का होता है, बी का तीसरा होगा, बी का तीसरा है यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी का राइट आंसर है दोस्तों, देख लीजिए ए का चौथा है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा, और मिर्च जो है दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति है, और लौंग और डी का पहला होगा, ये कील की तरह दिखता है, जो लौंग होता है वो कील की तरह दिखता है, तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित करिए। निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए इनकरेक्ट को तो लिख लेते हैं। ऑप्शन पहला क्या कहता है, ऑप्शन पहला कहता है कि वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सांपों के दांत नुकीले होते हैं, जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांपों के बारे में आपको गलत कथन बताना है, निगेटिव क्वेश्चन देना है, इनकरेक्ट। देखिए जो सांप होते हैं दोस्तों, सांपों के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो वे अपने भोजन या शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ये तो ऑप्शन सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वो चबाकर नहीं निगल कर खाते हैं। ठीक है ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर है, क्योंकि जो सांप होता है अपना शिकार चबाते नहीं है, वो अपने भोजन को चबाने के बजाय निगलते हैं। सांप के जो जबड़े होते हैं दोस्तों बहुत ही लचीले होते हैं, जिससे वो अपने मुंह को बड़ा खोल सकता है। सांप का पाचन तंत्र धीरे धीरे भोजन को पचाता भी है। ये सारी चीज़ें हैं सांप के बारे में जो हम आपको एक्सप्लेनेशन कर दी हैं। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो, है ना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट है, ठीक है करेक्ट ऑप्शन है। तो निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। अब कथन देख लेते हैं और कारण देख लेते हैं। अब कथन कहता है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण कहता है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणविक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन कहता है दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है परंतु आर गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर। ठीक है क्योंकि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणविक स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। बच्चों को जानवर के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चे को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना, या बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर बताना है तो बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने, ये ऑप्शन गलत है। बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ये भी ऑप्शन गलत है। और बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। क्योंकि इसमें क्या कहता है कि वास्तविक जीवन की, है ना,
वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच पारस्परिक संबंध को स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास नहीं है? प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या फिर श्रवण कौशल? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर है। क्यों? देखिए जांच करने वाले जो प्रश्न होते हैं मुख्य रूप से अवलोकन कौशल, आलोचनात्मक सोच और सुनने के कौशल को बढ़ाते हैं और वे रचनात्मक कौशल को प्रोत्साहित कर सकते हैं। हालांकि प्रदर्शन कौशल जो होता है जिसमें कुछ दिखाना या फिर प्रस्तुत करना शामिल है, सीधे पूछताछ के माध्यम से विकसित नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन कौशल। प्रदर्शन कौशल ओके, डिमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? सृजन है, चयन है, भाषण है, लेखन है। इन एनवायरमेंटल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? कंस्ट्रक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, डिक्लेमेशन होगा, राइटिंग होगा। चूज द करेक्ट ऑप्शंस आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा होगा, ए और बी होगा। कैसे होगा? चयन और सृजन होगा, क्योंकि भाषण और लेखन नहीं होगा, भाषण और लेखन नहीं होगा। चलिए मैं कैसे बता दूँ कैसे नहीं होगा। देखिए अगर हम निर्माण में समस्या के समाधान के लिए संभावित समाधान या रणनीति बनाना या फिर डिजाइन करना शामिल है तो इसके लिए रचनात्मकता और नवीनता की आवश्यकता होती है, जबकि चयन व्यवहारिकता, लागत और प्रभावशीलता जैसे मानदंडों के आधार पर उपलब्ध विकल्पों में से सबसे उपयुक्त समाधान चुनने से संबंधित है। ठीक है, अगर पर्यावरण अध्ययन है तो इसमें समस्या समाधान के गुण हैं, तो वहाँ पर सृजन करना होगा और चयन, भाषण और लेखन नहीं होगा। ठीक है, भाषण और लेखन नहीं होगा। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय एन ईवीएस टीचर्स शुड बी। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ न पाए। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। प्राविधिक प्राकृतिकी होनी चाहिए। बताइए ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? देखिए अगर एक ईवीएस शिक्षक है, एक ईवीएस का शिक्षक है तो उसके द्वारा भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक और परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, रटंत विद्या तो बिल्कुल नहीं करना है, डेफिनेशन पर, है ना। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाए, ऐसा तो नहीं, क्योंकि शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती, बाल केंद्रित होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? औपचारिक और परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, गलत है। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, ये ऑप्शन सही है। प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, ऑप्शन चौथा हिस्सा गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे यूज ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर यूजफुल बिकॉज दे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेट आर सेंस होगा। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए। देखिए ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान करना है, न्यूनतम पूछ रहा है यहाँ पे। तो विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। यहाँ पर तीसरा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा आंसर इज द राइट आंसर है।
ठीक है, क्योंकि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान है कि अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। ओके, चलो जी आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इंक्लूडिंग राइडल्स इन एनवायरमेंट स्टडीज। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। ऑप्शन पहला है कि विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। ये तो बात गलत है भाई, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित क्यों करेंगे। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये तो सही लग रहा है, आगे देख लेते हैं। विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, वो जी ये तो बिल्कुल भी गलत है ना। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों को खेल खिलाना, तो यहाँ पर क्या है कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करके, पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को क्या कैसे पहचानना है, तो वहाँ पर देखिए अगर हम विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करेंगे, है ना, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता को विकसित करके, क्योंकि विद्यार्थियों को खेल खिलाना ये पहेलियों से संबंधित नहीं होता दोस्तों, और उनके मन को भ्रमित कर देना, उन विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ये कहाँ अगर सही है भाई। हमारी जो शिक्षा है, आज की शिक्षा जो है शिक्षा केंद्रित तो है नहीं, हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। कैसी है, बाल केंद्रित। अगर बच्चा पढ़ना नहीं, अगर बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है तो हम उनको खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे, पहेलियों के माध्यम से पढ़ाएंगे। ज़रूरी नहीं कि उनको हम डांट कर मार कर पढ़ाएंगे। अगर उनका मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ा सकते ना उनको डांट कर मार कर, उनको हम उसी के अकॉर्डिंग जैसे वो पढ़ना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों की समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए बी होगा, बी और सी होगा, केवल सी होगा, या फिर ए बी और सी होगा। देखिए यहाँ पर ए बी होगा, कैसे, क्योंकि विद्यार्थियों की जिज्ञासा के होगा, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के होगा, लेकिन शिक्षक की क्षमता के अकॉर्डिंग तो नहीं होता ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पहला इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कथन गलत कथन का चयन करना है। ईबीएस एक अंतः विषयक विषय है। ईबीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईबीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। तो यहाँ पर गलत कथन आपको चूज करना है दोस्तों। गलत कथन कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत कथन का चयन करना है कि ईबीएस एक अंतः विषयक विषय है। ये तो सही है। ईबीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है, इनकरेक्ट है ना, गलत कथन पूछा गया है। तो ईबीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा इज द राइट आंसर है, क्योंकि नाट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट है इसमें तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट इन क्लास व्हाट वुड यू डू एज एन ईवीएस टीचर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देंगे। बताइए, उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देंगे, ये तो नहीं होगा। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। भाई लगातार कहाँ तक मार्गदर्शन करेंगे आप, पहली पंक्ति में बैठाकर, तो पीछे वाले बच्चे कहाँ जाएंगे। उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना, सब बच्चे को समान कार्य देना है ना। ये नहीं कि जो कमजोर बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा इतना ज़्यादा काम कर दे दो कि वो घर पर लिखते ही रह जाए, ऐसा नहीं करना है। उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना है और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि उन्हें अवधारणा लिखने के लिए नहीं देंगे, ना ही उनको पहली पंक्ति में बैठाकर उनको सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करेंगे और पिछले वाले बच्चे को भूल जाएंगे। हमें समान शिक्षा, समावेशी शिक्षा लेकर चलना, सबको समान लेकर, है ना, समावेशी शिक्षा को फॉलो करना है और सबको समान लेकर चलना है, चाहे वो मंद बुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, एवरेज हो, कैसा भी बच्चों को समान सबको लेकर चलना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, उनके कमजोर पक्ष को ढूंढना है और सुधारने के लिए समाधान खोजना है और उसको लागू करना है। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो जी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कम से कम हमने क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिल से बने रहने के लिए।
तो यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन को आज करवा दिए हैं। तो आप लोग 40 में आपको बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपकी सही हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास कैसी थी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस सेशन को आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए और इसको लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिए, है ना। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। चलो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए दोस्तों। और इस सेशन को ना लाइक कर दीजिए, दिल से लाइक करोगे। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो आप इसको लाइक करोगे। और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डालेंगे दोस्तों आप लोग, जिससे मैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिले, तो मैं अच्छी अच्छी और लेंदी क्लास लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। और इस सेशन को ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। जो भी ये कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट है, TSSB है, KBS की तैयारी जो कर रहे हैं, सुपर टेट है, सबके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। तो आप लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अपने मार्क्स से ज़रूर बताइएगा। अपने मार्क्स आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स अटेंड किए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग मार्क्स, और मैं सोच रही थी कि ना डेली मैं 30 क्वेश्चन, मैं डेली 30 क्वेश्चन तो करवाऊँ ही। और यकीन मानिए कि अगर आप लोग हमारे साथ 1 महीने अगर लगे रहें तो यकीन मानिए आपको 100+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। यकीन मानिए 100+ मार्क आप लोग लेकर आएंगे सीटेट में, ठीक है। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।